नमस्कार। मैं जिला कोषालय अधिकारी बलरामपुर। आज मैं आप सबको एमसीसी के संबंध में कुछ बताना चाहूँगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे कि आप सब जानते हैं कि निर्वाचन 2023 विधानसभा निर्वाचन जो छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं, उसके संदर्भ में मैं यह डिस्क्लेमर के रूप में यह कहना चाहता हूँ कि यह वीडियो प्रशिक्षण के उद्देश्य से तैयार किया गया है। तो चलिए आइए आज समझते हैं कि एमसीसी क्या है और ये कब से प्रभावशील रहता है, कब तक रहेगा, और उसके लगने के 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे के बीच में हमने क्या क्या करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या करना चाहिए, शासकीय कर्मचारियों को क्या करना चाहिए और आम नागरिकों के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले एमसीसी को हम समझते हैं। एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि ये ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलकर दोनों सहमति से एक सेट ऑफ रूल्स तैयार किया था, जिसको इसलिए बनाया गया था कि लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध हो सके, सबको समान अवसर मिल सके कैंडिडेट्स को, और एक शांतिपूर्ण और बढ़िया से कोई भी निर्वाचन संपन्न किया जा सके, इस उद्देश्य से तैयार किया गया था। इसको सबसे पहले 1960 में केरला में इसका इंट्रोड्यूस किया गया और फिर 1962 में इसको लोकसभा के लिए भी उपयोग किया गया था। 1979 तक आते आते इसमें यह कमी महसूस की गई कि रूलिंग पार्टी जो है इलेक्शनरी मशीनरी को पर प्रभाव उनका रहता था, इसलिए उसमें कुछ और क्लास एडवाइजरी जोड़ा गया जो रूलिंग पार्टी के लिए है, जो रूलिंग पार्टी को अनुशासित करती है। तीसरा चीज़ 1979 के बाद 2013 में एक और अमेंडमेंट उसमें जोड़ा गया, जिसमें देखा गया कि मैनिफेस्टोज जो जारी करते हैं जो विभिन्न प्रकार के पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें अनावश्यक बहुत सारे वादे कर दिए जाते हैं, जिससे कि वोटर्स बिना उसके डीप में जाए हुए वो प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए अब उसके लिए भी एक गाइडलाइन तैयार कर दी गई कि मैनिफेस्टोज में किस प्रकार के वादे और प्रॉमिस किए जाएंगे। जनरली वो ऐसे जो अनर्गल घोषणाएं नहीं करेंगे, जैसे कि जो भी अपना टारगेट और घोषणा करेंगे उसके जस्टिफिकेशन के संबंध में और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसके बारे में भी बताएंगे। ये सब गाइडलाइंस थी। तो अब अपन समझते हैं कि ये जब जैसे ही एमसीसी लागू होता है तो इस कब से लागू होगा। ईसीआई जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे ही डिक्लेरेशन ऑफ ये डिक्लेयर करेगा, डिक्लेरेशन ऑफ डेट्स फॉर इलेक्शन जैसे ही होगा उसके उसी दिन से प्रभावशील हो जाएगा। जैसे ही प्रेस नोट जारी होगा उसके बाद से प्रभावशील रहेगा। कब तक रहेगा? तो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स की घोषणा के तिथि तक, तब तक प्रभावशील रहेगा। अब उसके बाद जैसे ही अब आगे बढ़ते हैं तो ये आता है कि 24 जैसे डिक्लेयर हुआ तो करना क्या है। 24 घंटे के भीतर जो डीईओ है, जिला निर्वाचन अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, ये एक दल का गठन करेंगे जो संपत्तियों का जो विरूपण हो गया था, विरूपण जैसे कि कोई भी रूलिंग पार्टी 5 साल तक रूल करती है, उसके बाद जो शासकीय जो संपत्तियां होती हैं, जो सार्वजनिक संपत्तियां होती हैं और जो वो रहते रहते विरूपित हो जाती हैं। जैसे कोई योजना लॉन्च की किसी पार्टी ने, कोई रूलिंग पार्टी ने, तो अपने उसमें नाम का, अपने कोई विज्ञापन के लिए फोटो पोस्टर लगा दिए। किसी शासकीय कार्यालयों में भी ऐसा देखा गया है कि फोटोज लगाए जाते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के, तो वो वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसलिए ये अगले 24 घंटे में जितने भी शासकीय कार्यालय हैं, शासकीय आवास है, शासकीय भवन है, सब से ये बैनर, पोस्टर्स और ये सब इनको हटा करके इनके मूल स्वरूप में लाया जाएगा। उसमें से जैसे कैलेंडर्स जनरली रहते हैं सभी कार्यालयों में, उसमें कैलेंडर में देखा गया है कि
मुख्यमंत्री महोदय का तस्वीर है, चाहे और कुछ किसी का भी जो कहीं तस्वीर है, किसी में प्रधानमंत्री की तस्वीर है या फोटोज़ लगाए हुए हैं कार्यालय में, तो वो जो एक्टिव है, पॉलिटिकली एक्टिव है, उनका हटा दिया जाएगा। जब एमसीसी लागू होगा तब उन नेताओं का फ़ोटो हटा दिया जाएगा। राष्ट्रपति और चूँकि पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है इसलिए उनको रख सकते हैं। जो पुराने हैं जैसे महात्मा गांधी है, अम्बेडकर का फ़ोटो है, उनको नहीं भी हटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे 24 घंटा जैसे ही 24 घंटा के बाद के भीतर ये कार्रवाई होगी। जितने भी शासकीय भवन हैं उसको नॉर्मल स्वरूप में लाया जाएगा। उसके बाद 48 घंटे में जितने सार्वजनिक भवन हैं जैसे कि बस स्टैंड है, रोड है, रोड्स के अक्रॉस गेट बनाए जाते हैं, उसमें पोस्टर बने रहते हैं। जो भी तमाम तरह के जैसे कि नगर पालिका क्षेत्र है, नगर निगम क्षेत्र है, उसमें भी कई प्रकार के पोस्टर बैनर्स लगे रहते हैं, उनका विरूपण किया जाएगा, हटाया जाएगा। उसके बाद प्राइवेट जो भी हैं भवन हैं उनको बिना उनकी अनुमति से अगर कोई पोस्टर में लिख दिया गया है, छाप दिया गया है, उसको भी हटा दिया जाएगा। इसके अलावा ये चाहूँगा कि जो हेल्थ सेक्टर में जो एम्बुलेंस हैं जो काम करती हैं उसमें जनरली फ़ोटो बने रहते हैं मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के। उन फोटो को तो पेंट से हटाया नहीं जा सकता। उसके लिए बताया गया है कि उसको कवर अगर कर सकते हैं तो उसको कवर करने का है, जब तक एमसीसी पीरियड में उसको कवर करके रखे जाएंगे। उसी तरह एमएमयू है, उसके बाद वेटनरी, आजकल वेटनरी का डिपार्टमेंट भी एमएमयू चला रहा है, उनको भी वैसे ही अगर उसमें फ़ोटो है उसको कवर करने का है। उसके अलावा जो पीडीएस है उसमें अगर कोई चीज़ वितरित की जा रही है, उसमें अगर किसी सामग्री में फ़ोटो बना हुआ है उसको भी हटाना चाहिए। धन्वंतरी कई ज़िलों में ऐसा देखा गया कि धन्वंतरी में जो के बाद दवाइयों खरीदने के बाद जो पैकेट दिए जाते हैं उस पैकेट में भी अगर है तो उसको भी ध्यान देना है, उसको भी हटा दिया जाएगा। इसके अलावा सी मार्ट वगैरह जो भी है, अगर इस प्रकार का अगर बैनर पोस्टर है उसको हटाना होगा। अब उसके बाद सबसे पहले अब ये करते इस 48 घंटे 72 घंटे के बाद एक और काम करना है कि जो भी है 24/7 एक कंट्रोल रूम का स्थापना होगा, जो बिल्कुल टोल फ्री नंबर का विज्ञापन जारी हो जाएगा और अपना तत्काल वो एक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा एफएसटी टीम जो है, जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम है, जो ज़िले में जांच करने के लिए बनाई गई हैं, जगह जगह पर आम सभाओं का विजिट करने के लिए, वो एफएसटी टीम एक्टिव हो जाएगी। मीडिया सेल एक्टिव हो जाएगा। जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि लोग मीडिया से में क्रिएटिव वीडियोस लगा करके विज्ञापन कर रहे हैं, चाहे कैंडिडेट के पक्ष में अगर कर रहे हैं तो वो मीडिया सेल उसका सुपरविज़न चालू कर देगा और उनके व्यय में अगर ऐसा कुछ सामने आता है तो उनके व्यय में ऐड होगा। अब उसके अलावा जो जितने प्रकार के शिक्षा अनुदान है वो बिल्कुल प्रतिबंधित हो जाएगा, उनका स्वीकृति नहीं होगी। उसके अलावा जो जितने प्रकार के डिस्क्रिमिनरी फंड्स हैं, जैसे कि एमपी लैड है, सांसद निधि है, एमएलए लैड है, विधायक निधि, इनका स्वीकृति वितरण बंद हो जाएगा। उसके अलावा जो जिला स्तर पर फंड रहते हैं, डीएमएफ, सीएसआर, ये सब बंद हो जाएंगे। इसके अलावा भी अगर कोई मद है उनकी स्वीकृति भी बंद कर दी जाएगी। कोई भी नया स्कीम, शिलान्यास, उद्घाटन सब बंद हो जाएंगे। उसके अलावा जो गाड़ियां हैं जो राजनीतिक दलों को दी जाती है, जैसे नगर पालिका अध्यक्ष हो गया, जनपद पंचायत अध्यक्ष हो गया, ऐसे जो अगर राजनीतिक पार्टियां हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके अगर शासकीय वाहन दिए गए हैं उनको वापस बुला लिए जाएंगे और उसका उपयोग निर्वाचन के लिए किया जाएगा। मंत्रियों को अगर एक से अधिक गाड़ी दी गई है वो बाकी शासकीय वाहन वापस बुला ली जाएंगी। एक गाड़ी मंत्रियों के लिए अलाउड है, जो वो भी शासकीय कार्य के लिए उपयोग करेंगे, केवल घर से ऑफिस जाने के लिए और ऑफिस से घर जाने के लिए। इसके अलावा अगर उनको ये भी हिदायत दी गई है कि शासकीय दौरों को प्राइवेट दौरों में नहीं मिलाएंगे। अगर प्राइवेट कहीं विजिट आम सभा में जाना है
तो उसका प्राइवेट अपनी गाड़ी का उपयोग करेंगे। ये इसमें कुछ अपवाद है, जैसे सीएम और प्राइम मिनिस्टर के लिए कुछ अपवाद हैं। इसके अलावा ये सब सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर बिल्कुल प्रतिबंध रहेगा, टेंडर पर प्रतिबंध रहेगा। ट्रांसफ़र में जब अगर कोई ट्रांसफ़र हो गया है और नए जगह पर ज्वाइन नहीं किया है तो स्टेटस को रहेगा, वो जहाँ पर है वहीं रहेगा, ज्वाइन नहीं करेगा। जैसे ही एमसीसी लागू हो गया उसके बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अलावा जो काम, निर्माण कार्य के बारे में बताना चाहूँगा। जो काम धरातल पर प्रारंभ नहीं हुए हैं वो नहीं किए जाएंगे। लेकिन कुछ इसमें कुछ में छूट दी गई है, जैसे कि कोई ऐसा कार्य जिसको समय सीमा में पूर्ण करना है और उसको अगर समय सीमा में पूर्ण नहीं करते हैं तो दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। चाहे हाई कोर्ट और कोर्ट, माननीय न्यायालय का ऐसा कुछ निर्देश है, उन मामलों में उस निर्माण कार्य को प्रारंभ किया जा सकता है, बशर्ते कि उसकी सूचना एक ईसीआई को दे दें, भेज दिया जाए सीईओ के माध्यम से। इसके अलावा ये जितने भी निर्माण कार्य जो प्रारंभ हो चुके हैं उसकी सूची एक सीईओ, जिला निर्वाचन अधिकारी भेजेंगे सीईओ ऑफिस में। उस सूची के अलावा कोई भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा। प्राकृतिक जो आपदा और इमरजेंसी, जो आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कोई भी में प्रभावित नहीं होगा, ये वो निर्बाध रूप से चलेंगे। इसके अलावा मनरेगा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि हितग्राहियों का जो पहले से चयनित है उन्हीं का नाम रहे। और उसमें इसके अलावा जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जिसमें सारे कार्रवाइयाँ पूर्ण हो चुकी हैं, उसमें पेमेंट करने में कोई परेशानी नहीं है, कोई उसमें प्रतिबंध नहीं है। इसके अलावा वाहनों से संबंधित हो गया। अब अपन मिनिस्ट्रियल जो भी इलेक्शन बॉडी है, कैंडिडेट्स के बारे में कुछ गाइडलाइंस हैं, उसके बारे में बताना चाहूँगा। कैंडिडेट्स के लिए यह है कि किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग प्रचार प्रसार के लिए नहीं करेंगे, जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा इत्यादि। जाति भावना का उपयोग नहीं करेंगे, जाति भावना से रिलेटेड कोई भी वक्तव्य नहीं देंगे, या कोई वहाँ आम सभा नहीं करेंगे धार्मिक स्थलों पर। कोई प्रकार का भोज और किसी प्रकार का कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे पब्लिक इन्फ्लुएंस हो सके उनके उससे। और कोई भी ऐसा भाषण नहीं दे सकते जो बिल्कुल जिससे विद्वेष उत्पन्न होता हो नागरिकों में। और इसके अलावा उनकी आलोचना के संबंध में कहा गया है कि अगर कोई रूलिंग पार्टी है उसके कार्य प्रणाली के बारे में आलोचना कर सकते हैं, उनके कार्य प्रणाली, आइडियोलॉजी और तमाम तरीके की चीज़ों के बारे में आलोचना कर सकते हैं, लेकिन निजी आलोचना से बचना है। उनके व्यक्तिगत उनकी कोई आलोचना नहीं करनी है। इसके अलावा इनको रेस्ट हाउसेस के लिए भी कहा गया है कि रेस्ट हाउसेस का उपयोग इनके लिए बंद रहेगा। अगर ये पूर्व अनुमति से करते हैं तो अगर एक पार्टी को दे रहे हैं तो सबको दे जाने का नियम है। 48 घंटे तक का ही सीमा तय किया गया, बशर्ते उसमें कंडीशन ये है कि कोई आम सभा नहीं करेंगे, मीटिंग नहीं करेंगे, और इस टाइप का कोई चीज़ नहीं है। अगर किसी को मंत्री Z+ की सिक्योरिटी प्रदान की गई है तो उनके लिए है कि 3 वाहन तक सीमा में, गेस्ट हाउस के सीमा में रख सकते हैं, बाकी कोई वाहन अलाउड नहीं है। और इसके अलावा ये है कि अब कर्मचारी अधिकारियों के लिए कहा गया है कि मंत्री कोई मीटिंग नहीं लेंगे, उनका वीसी अटेंड नहीं होगा, आम सभाओं में अधिकारी कर्मचारी नहीं जाएंगे। मंत्री लेवल पर 1 तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को रख सकते हैं, बाकी और कहीं अलाउड नहीं है। और इसके अलावा ये जो कैंपेन करेंगे जो कैंडिडेट, उसके लिए पहले से अनुमति होना चाहिए। उसमें जो गाड़ियों का उपयोग करेंगे कमर्शियल हो, उस गाड़ी को 10 तक की सीमा तय की गई है, उसमें साइकिल और रिक्शा इंक्लूडेड है। अगर कोई मंत्री को Z+ की सुरक्षा दी गई है तो वो उस स्पेशल कार के अलावा 10 होनी चाहिए।
और कोई भी रैली इस रास्ते से ऐसा नहीं करेंगे कि जो पीक आवर का प्रयोग नहीं करेंगे। रैली के दौरान रास्ता आने जाने यातायात बाधित नहीं करेंगे। पीक आवर्स का में प्रयास करेंगे कि उसका उपयोग ना हो। उसके बाद प्लास्टिक का अपेक्षा की गई है कि बहुत न्यूनतम उपयोग करें कैंडिडेट्स। उसके बाद रैलीज में बैनर्स के लिए भी एक साइज निर्धारित किया गया है, 6x4 का होना चाहिए। फ्लैग के लिए है कि 3x2 का होना चाहिए। और अगर इनको एक और बात बताई गई है कि वो किसी दूसरे कैंडिडेट के पोस्टर को फाड़ेंगे नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर कोई दूसरी सामने कोई और दूसरी पार्टी की रैली निकल रही है तो अपना किनारे से या पहले से तय कर लें कि उस रास्ते से ना जाएं। विवाद अगर स्थिति हो सकती है तो। और इनके पोस्टर्स बैनर्स में के लिए कहा गया है कि रक्षा सोल्जर्स का फोटो अपने उसमें विज्ञापन के लिए नहीं करेंगे। जैसे पहले देखा गया था कि विंग कमांडर अभिनंदन का फोटो लगाकर कुछ प्रचार किया गया था। लाउड स्पीकर के लिए है कि 10 बजे रात्रि से सुबह 6 बजे के बीच में बिल्कुल प्रतिबंधित रहेगा। बीकन लाइट्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं, सायरन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये सब रिस्ट्रिक्शंस हैं। रूलिंग पार्टी के लिए अलग गाइडलाइन है कि वो किसी नए स्कीम का शुभारंभ नहीं कर सकते हैं, किसी चल रहे योजना में राहत नहीं दे सकते हैं, किसी ऐसे कोई भी ऐसा चीज़ का नहीं कर सकते कि ये रोड बनवा दूंगा, ऐसा घोषणा नहीं कर सकते हैं। उनको प्रतिबंधित किया गया है। और वो शिलान्यास के लिए तो प्रतिबंध है ही। और किसी को मीटिंग में नहीं बुला सकते हैं, किसी के यहाँ इंस्पेक्शन में किसी कार्यालय में नहीं जा सकते हैं, वाहन का जो सरकारी वाहन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद साइलेंस पीरियड की बात कही गई है, जो 48 घंटा निर्वाचन टाइम से 48 घंटा पहले से होता है। जो उसमें जो अगर स्टार प्रचारक आए हुए हैं तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो 48 घंटा के उस पीरियड में अपना निर्वाचन क्षेत्र में चले जाएं, वहाँ से छोड़कर चले जाएं जहाँ आए हैं, जहाँ बशर्ते कि अगर वो कैंडिडेट हैं, उनका नाम है, मतदाता भी हैं, वो रह सकते हैं। और डोर टू डोर कैंपेन करने का है। सब लाउड स्पीकर नॉट अलाउड है। रैली, आम सभा सब कुछ बंद हो जाएंगे उस पीरियड में। उसके बाद जो पर्चियाँ देते हैं मतदाताओं को, उसके में भी है कि उसमें नाम और चिन्ह नहीं होना चाहिए कोई भी। उसके बाद 200 मीटर तक के दायरे के बाहर ही अपना विज्ञापन और प्रचार प्रसार पोस्टर लगा सकते हैं। और लीकर के शॉप्स बंद रहेंगे 48 घंटे में के दौरान। जो इलेक्शन 48 घंटा का गणना कैसे करेंगे, जैसे 16 नवंबर का मान लीजिए, 16 नवंबर को 7 से 6 बजे शाम तक का चुनाव है, डिक्लेयर्ड है। और साइलेंस पीरियड फिर 14 नवंबर से चालू हो जाएगा। और 14 नवंबर शाम 6 से उस दिन तक 16 नवंबर शाम 6 बजे तक। तो इस पीरियड में ये सब काम प्रतिबंधित रहेंगे। और इसके अलावा ये और बताना चाहूँगा कि जो कई बार ये देखा गया है कि एक बार केरल का विधानसभा चुनाव के दौरान सेंट्रल मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर, उनके द्वारा हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया, जो गवर्नमेंट हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया केरल में प्रचार आम सभा में जाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो उतरे और एक आध घंटे बाद ECI ने वहाँ का डेट ऑफ इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया और वहाँ आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। तो वहाँ के RO और DO एक्टिव हो गए और उनके द्वारा ये कहा गया कि अब ये जाने के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। और लास्ट में उनके द्वारा फिर प्राइवेट हेलीकॉप्टर मंगाया गया और फिर वापस आए। तो इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। जैसे कि अभी 2013 में भी ऐसा देखा गया कि एक सेंट्रल मिनिस्टर हाई प्रोफाइल व्यक्ति के द्वारा मतदान किया गया और उसके बाद मतदान के बाद बाहर निकल करके सेल्फी ली गई और उसमें उनके चुनाव का चिन्ह था और उनके द्वारा सोशल मीडिया में डाल दिया गया। उनके फॉलोअर्स लाखों में थे।
इसलिए उस पर ईसीआई ने आपत्ति दर्ज की, 2 एफआईआर भी दर्ज हुए। इसी प्रकार एक बार और किसी नेता ने दिल्ली में अपना एक इंटरव्यू दिया, जिसको उस निर्वाचन, जहां विधानसभा निर्वाचन है वहां चला दिया गया है, उसमें भी आपत्ति दर्ज की गई ईसीआई के द्वारा और उसको नोटिस हुआ, मीडिया को नोटिस जारी किए गए। इस प्रकार से एक ये मोरल कोड ऑफ कंडक्ट भी है, क्योंकि ये लोग पॉलिटिकली एक्सपोज भी किए जाते हैं। असल में हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ये बनाया गया है, केवल लॉज बनाए गए, इसको निम्न सदन और उच्च सदन में पारित नहीं किया गया है। इसको केवल जैसे और कानून के रूप में नहीं बनाया गया है, क्योंकि अगर ये बना, इसके पीछे रीज़न ये देखा गया था कि ये केवल पॉलिटिकल सहमति से बनाया गया, पॉलिटिकल पार्टियों के। अगर ये बना दिया जाता है, रूल्स रेगुलेशन आया, ऑलरेडी हमारे यहाँ आईपीसी सक्रिय है, फिर अगर ये अलग से कानून बना दिया जाता तो जुडिशरी के ऊपर बहुत बोझ हो जाता। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम में खड़ा हो जाता है कि कोई भी चुनाव डिक्लेयर ही नहीं हो पाता, वो कोई अड़चन आती रहती है और उसको डिक्लेरेशन में बहुत दिक्कत आती। इसलिए इसके सहयोग के लिए बहुत सारे ऑलरेडी कानून हैं, जैसे इंडियन पेनल कोड 1860 है, आरपी एक्ट 1951 है, एक्साइज है, और इसके अलावा जैसे कि अपना इनकम टैक्स है, जैसे कि 10 लाख की 11 लाख रुपया अगर पकड़ा जाता है तो वो इनकम टैक्स के दायरे में होगा। लीकर पकड़ा जाता है तो वो एक्साइज के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से ईडी की भी सक्रिय रहती है इस दौरान। तो इसको ये किसी तरह से कमज़ोर नहीं है, बिल्कुल उसी तरह काम करता है। लेकिन ये मैंने बता दिया कि ये एक मोरल कोड का कंडक्ट भी है, क्योंकि ये पब्लिकली एक्सपोज भी करता है कैंडिडेट्स को। और एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कोई हेलीकॉप्टर से, प्राइवेट हेलीकॉप्टर से आता है स्टार प्रचारक, और तो फ्लाइंग स्क्वाड जो टीम है उसको पहले से, क्योंकि उस बिना अनुमति के आएगा नहीं, अनुमति के दौरान ही फ्लाइंग स्क्वाड को इसकी सूचना दी जाएगी और वो 1-4 के गार्ड के साथ वहाँ उपस्थित रहेगा और उसको देखेगा। अगर कैंडिडेट उस हेलीकॉप्टर में चढ़ के आया है उसके स्टार प्रचारक के साथ, तो आधा जो उस पर व्यय जो हुआ है वो कैंडिडेट का हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 लाख खर्च किया गया है उसके आने में, यात्रा में, तो आधा 50,000 रुपया तो उस संबंधित पॉलिटिकल पार्टी के खाते में जाएगा, 50% राशि वो कैंडिडेट के लिए होगा, उसके खर्चे में माइनस होगा। अगर सिमिलरली अगर एक कैंडिडेट से के अलावा 2 कैंडिडेट हैं, जैसे कि दो विधानसभाओं के कैंडिडेट एक पार्टी के हैं, तो जैसे 50,000 रुपया तो उसके लिए हो जाएगा, 25,000 रुपये इनके खाते में बुक हो जाएगा। वैसे ही अगर ये आम सभा लेते हैं और मंच से कोई स्टार प्रचारक उसमें कैंडिडेट का नाम ले लेता है, तो वैसे ही है, उसमें भी अगर आम सभा में भी 1 लाख रुपये खर्च हो जाता है तो 50,000 रुपये इनके खाते में बुक हो जाएगा। इसके अलावा आम सभा, आम नागरिक के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि 5 लीटर ही लीकर अलाउड है एक व्यक्ति के ऊपर। अगर वो गाड़ी में जा रहे हैं तो जितना रिक्वायर्ड सीट है उससे ज़्यादा का लोग ना बैठे। जो 5 आदमी के लिए कार बनी हुई है तो 5 आदमी बैठे, अगर 2 आदमी बैठे हैं और 11 लीटर लीकर पाया जाता है तो पूरा 11 लीटर लीकर सीज हो जाएगा। ये नहीं कि 1 लीटर 5 हमारा था, तो ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से 50,000 तक कैश ले जाने का अलाउड है। अगर 50,000 से ऊपर है तो उसके लिए आपको प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। आप मान लीजिए कोई 1,10,000 रुपये लेके जा रहा है और उसके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो सीज हो जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि वो उसको दोबारा नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए उसको दोबारा बैंक स्टेटमेंट और ये उसका कारण बताना पड़ेगा, तो उसको वापस कर दिया जाएगा। इतना ही बताना चाहूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और मैं कहूँगा कि हमारे संविधान का ये डेमोक्रेसी है, वो आत्मा है, इसलिए मैं चाहूँगा कि इसमें सब लोग जितने आम नागरिक हैं इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करें। थैंक यू।